नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है वो हमें बताया था। तो एक्सपेरिमेंट को डिटेल में देखने से पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो 1950s में दो डिस्कवरी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला डिस्कवरी था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और दूसरा डिस्कवरी था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले तो ग्रिफिथ ने हमें बताया था 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जहां पर बैक्टीरिया नेकेड डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। और फिर उसके बाद 1944 में एवरी, मैकलियोड और मकार्टी ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा एक्सटेंड किया था और थोड़ा सा हिंट दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, लेकिन उन्होंने सॉलिड एविडेंस नहीं दिए थे। फिर 1950s की अगर बात करें तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी किया था डीएनए के ऊपर, और जहां पर उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। फिर 1952 में हर्श और चेज ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया था और बिल्कुल प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और उसी एक साल के बाद वॉटसन और क्रिक ने पूरा का डिटेल्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दिया था डीएनए का। तो अब हमें मालूम चल गया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और हमें यह भी पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि एक जनरेशन से उसको दूसरी जनरेशन में जाना होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसको डिड्यूस करने में साइंटिस्ट को काफी टाइम लग गया था। और फिर 1956 में कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज की स्टडी की थी, और उसी के जस्ट 2 साल के बाद मेसेल्सन एंड स्टॉल ने पूरा का पूरा सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म बता दिया था। तो फ्रेंड्स, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के पहले साइंटिस्टों ने बताया था कि जो रेप्लिकेशन है वो 3 टाइप से हो सकता है। कंजर्वेटिव हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है और डिस्पर्सिव टाइप का हो सकता है। तो कंजर्वेटिव में एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पेरेंट के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों स्ट्रैंड एक ही ऑफस्प्रिंग में कंजर्व रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर का, जबकि दूसरे ऑफस्प्रिंग में किसी भी अननोन मैकेनिज्म से नया सिंथेसाइज्ड डीएनए हो जाएगा जो कि रेड कलर का है यहाँ पर। जबकि सेमी कंजर्वेटिव में जो पेरेंट के 2 स्ट्रैंड हैं उसमें से एक स्ट्रैंड दोनों ऑफस्प्रिंग के पास चला जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड उसी से सिंथेसाइज हो जाएगा। और डिस्पर्सिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पेरेंट के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों ही डिग्रेड हो जाएंगे और दोनों ही ऑफस्प्रिंग में नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। तो जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था उसी टाइम पर क्रिक ने सजेस्ट किया था कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए, लेकिन क्रिक इसका कुछ एविडेंस नहीं दे पाया और इसीलिए मेसेल्सन एंड स्टॉल ने फाइनली इसको प्रूव कर दिया। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने जो टेक्निक यूज की थी वो है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका केमिस्ट्री देख लेते हैं। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो सीजियम आयन का मास है 133, जबकि क्लोराइड का है जस्ट 35। और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? इसका जो रीजन है वो है इसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ डाइपोल्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या है कि उसके पास खूब सारे डाइपोल्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन एटम से अपनी तरफ को खींच लेगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे। अब वाटर में अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 डाइपोल्स प्रेजेंट है और इसीलिए वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 80 के करीब आता है। इसीलिए एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 डाइपोल्स प्रेजेंट हैं। और हमें यह भी मालूम है कि जो सीजियम क्लोराइड है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो आपस में आयोनिक बॉन्ड की वजह से इंटरेक्ट कर रहा है, जहां पर सीजियम के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही सीजियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो सीजियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सीजियम क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट कर रहा है आयोनिक बॉन्ड की वजह से, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो आयोनिक इंटरेक्शन चल रही है। लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो जो सीजियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट है वाटर के अंदर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो
कि सीजियम पॉजिटिव इंटरेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और क्लोराइड का क्या होगा, क्लोराइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंटरेक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो इसीलिए जो आयनिक इंटरेक्शन सीजियम क्लोराइड के पास थी, अब वो आयनिक इंटरेक्शन सीजियम वाटर एंड क्लोराइड वाटर के पास है। मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें तो कोई भी आयनिक और पोलर मॉलिक्यूल अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उसका यही बेसिक फंडा है। वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। उससे वो क्या करेगा, जो सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको शील्ड कर लेगा और अपने अंदर वो उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो अब आपने देख लिया है कि सीजियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो सीजियम का बहुत ज्यादा एटॉमिक मास है और क्लोराइड का बहुत कम है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को स्पिन कर देंगे बहुत हाई रेट पर तो क्या फर्क पड़ेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सीजियम आयन पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। इसीलिए सीजियम आयन एक ग्रेडियंट बना लेगा, जहां पर नीचे की साइड पर सबसे ज्यादा सीजियम आयन्स मिलेंगे और ऊपर सबसे कम मिलेंगे। आप ये ब्लू डॉट्स को देख सकते हो, ब्लू डॉट्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट द लोअर एंड ऑफ दिस कॉलम। लेकिन अगर हम क्लोराइड की बात करें तो उसका एटॉमिक मास बहुत छोटा सा था 35, इसीलिए उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहेगा इस कॉलम में। आप देख सकते हैं रेड कलर के डॉट्स। तो इसीलिए अगर हम बात करें जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, वो जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो सिर्फ सीजियम आयन की वजह से बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर डेंसिटी कम है सीजियम आयन की, तो हम इसको फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि सपोज इसमें है 1 ग्राम पर ml और लोअर वाले पार्ट पर हम बोल सकते हैं 1.8 ग्राम पर ml। तो दोस्तों वेसेल्सन एंड स्टॉल ने जो कॉन्सेंट्रेशन यूज किया था वो किया था 6 मोलर सीजियम क्लोराइड, जहां पर जिसकी डेंसिटी इक्वल है ऑलमोस्ट डीएनए की डेंसिटी के साथ, जो कि वैल्यू रेंज आती है बिटवीन 1.6 to 1.8 ग्राम पर ml। अब अगर हम दूसरे सेटअप पे जाएं तो हमें मालूम है कि अगर हम बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करना है तो हमें उसके लिए कुछ नाइट्रोजन सोर्स देना पड़ेगा और वो नाइट्रोजन सोर्स हम ज्यादातर देते हैं पेप्टोन के फॉर्म में। तो वेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया था, पेप्टोन की जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था और वो भी अलग अलग टाइप्स का। उसने 2 फॉर्म्स यूज किए थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, जहां पर एक फॉर्म के पास था N40 नाइट्रोजन जो कि नॉर्मल है और लाइट है, और दूसरा फॉर्म यूज किया था N15 जो कि थोड़ा रेडियोएक्टिव है और हैवी है। तो सबसे पहले उसने बैक्टीरियल सेल्स को N15 मीडियम में काफी जनरेशन तक ग्रो करवाया, जिससे क्या होगा, N15 उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जिन मॉलिक्यूल्स के पास नाइट्रोजन एटम है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, आपके न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल के N15 लेबल्ड है। फिर अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से एक एक स्ट्रैंड आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो कि N15 ब्लैक कलर का दोनों ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। अब उसने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में मीडियम को चेंज कर दिया, अब उसने N14 मीडियम को ले आया। तो अब जो ऑफस्प्रिंग है वो N14 को यूज करेगा, इसलिए आप लोग देख सकते हो कि एक स्ट्रैंड है N15 और दूसरा है N14 जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड है। अब F1 जब आगे डिवाइड करेगा तो F2 जनरेशन आएगा, वहां पर भी सेम होना है। F1 अब पेरेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसके जो 2 स्ट्रैंड है, एक जाएगा एक ऑफस्प्रिंग में और एक जाएगा दूसरे ऑफस्प्रिंग में। तो और नया मीडियम अभी भी हमारा N14 ही है, तो जो नया डीएनए बनेगा वो N14 ही बनेगा। इसी तरह से आप लोग F3 में भी देख सकते हो, यही आएगा। और अगर हमें नंबर निकालना है किसी सेल्स का कितनी जनरेशन के बाद, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ जनरेशन। तो अगर हम एक पेरेंट को लेंगे और 3 जनरेशन के बाद अगर हमें पता करना है कितने सेल्स बनेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 8 वैल्यू। फिर फाइनली फ्रेंड्स वेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, इन अलग अलग जनरेशन से सबके डीएनए को आइसोलेट किया और उसको वो जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट हमने पहले बनाया था उसमें उसने उसको डाल दिया और स्पिन किया काफी देर पर। तो जो N15 है वो थोड़ा हैवी है, तो वो थोड़ा नीचे सेटल हो जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले कॉलम में N15 सबसे नीचे है क्योंकि वो हैवी है। F1 जनरेशन के पास दोनों ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है, N15 भी है और N14, मतलब हाइब्रिड। सो इसका बैंड आएगा थोड़ा बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर
F2 जनरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइप्स के डीएनए प्रेजेंट है, एक है हाइब्रिड और एक है लाइट। तो लाइट वाला जो N14 है वो सबसे लाइट है, मतलब सबसे ऊपर आएगा, और जो हाइब्रिड है उसका बैंड बीच में ही आएगा उसके पास। और जब F3 में आप लोग देख सकते हो कि मीडियम आपका N14 ही है, तो ज्यादातर प्रोजेनी ने N14 को ही यूज अप किया है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग N15 एक प्रोजेनी में रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए हाइब्रिड डीएनए आपको हर एक जनरेशन में मिल रहा है, लेकिन जो लाइट वाला बैंड है वो उसका जो डायमीटर है वो बढ़ता जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर वाला बैंड थोड़ा थिक है, जो कि N14 को सिग्निफाइज कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हम ऐसे ही वीडियोस और बनाते जाएंगे। थैंक यू।